विदर्भ के सदर मोहतरम शाहिद साहब, मोहतरम जावेद पाशा साहब, शह नशीन पे तशरीफ फरमा, तमाम मोअज़्ज़िज़ ज़िला व शहर के सुदूर मुतमदीन इस जलसा का आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आप सभी हज़रात को सलाम अर्ज करता हूं। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में और प्रवक्ता महाराष्ट्र जावेद पाशा जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर आज 21 दिसंबर 2022 को मुनक्किद हुआ है, जिसमें मुस्लिम आरक्षण के लिए विधानसभा पर भव्य मोर्चा यहाँ से कुछ ही देर के बाद निकाला जाएगा, जिसमें मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए और दूसरा वफ़ की प्रॉपर्टी को महफूज करने और वफ़ प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्ज़े हटाने के लिए, और तीसरा यह है कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल में 1000 कोटी का अनुदान लागू किया जाए, झोपड़पट्टी को मालिकाना हक के पट्टे देने के लिए, और पांचवा हैंडलूम पावरलूम बुनकरों को रोज़गार करने के लिए आर्थिक मदद दी जाए, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो मोर्चा का आह्वान किया गया है, जो कि यहाँ से अब कुछ ही देर के बाद में ये विधानसभा की ओर प्रस्थान करेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। % आरक्षण देंगे, लेकिन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। हम एहतजाज करेंगे क्योंकि जिंदा कौमों की निशानी ये है कि वो एहतजाज करती है। अजीज साथियों, मुझसे कबल जो मुखर्रिर थे उन्होंने यकीनन सही कहा कि आज अगर हम इतने हसास उन्वान पर भी अगर एक जगह जमा नहीं होंगे, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक सफ में खड़े नहीं होंगे, तो यकीनन हमारी आवाजों को दबा दिया जाएगा, हमारी आवाजों को दबा दिया जाएगा। अजीज साथियों, आज वक्त का तकाजा है कि हम आपसी तनाजात को बालाए ताख रखकर मुत्तहद होकर एक मरकज सियासी पे जमा होकर अपने मुतालबात को मनाएं। क्योंकि याद रखिए अजीज साथियों, हमने बचपन से सुना है, बचपन से हमारा यह मुतालबा है कि अगर आप इनफरादी तौर पर कोई काम करते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता या आप उतनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर मुत्तहिद होकर एक आवाज बनकर, एक ताकत बनकर, एक मुट्ठी बनकर अगर आप काम करेंगे तो यकीनन ये वक्त की हुकूमत को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और यकीनन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे दरमियान में एक मजबूत जमात है जो वक्त के हुक्मरान को कभी गिरबा पकड़ के अपने मुतालबात को मना सकती है। आज एक ऐसा क़ायद हमारे दरमियान में है जो सुबह और शाम हर वक्त आपकी फलाह व बहबूद के लिए लड़ रहा है। अजीज साथियों, अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत मैं नहीं समझता कि मजमुआ बल्कि पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क या पूरी दुनिया के लिए मोहताज तारुफ है। अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज जब कभी भी उठी, मजलूमों के लिए उठी, कमजोरों के लिए उठी। अजीज साथियों, हम जो ये 5% आरक्षण का जो मुतालबा कर रहे हैं, ये हम हक व इंसाफ के लिए कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क में हक व इंसाफ के साथ मुल्क तरक्की करे। आजादी हमको भी दी है। इस मुल्क का दस्तूर जितनी आजादी या जितनी फ्रीडम इस मुल्क के प्रधानमंत्री को देता है, उतनी फ्रीडम और आजादी मुझे भी देता है। अजीज साथियों, आज जिन अशखास के क़यादत में ये 5% आरक्षण का जो मोर्चा निकलने जा रहा है, अगर आज हमने हमारे मुतालबात को नहीं मनाया तो आने वाली नस्लें जरूर ये कहेगी कि जब वक्त था तो आपने हमारे लिए आरक्षण का मुतालबा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं हमारी माँ हर वक्त रहे रुत धानी आबाद
रहे गुरुद्वारा हुसैन गिरजाघर में मस्जिद में अज़ान गूंजे मस्जिद में अज़ान गूंजे और शंख बजे मंदिर में आओ ये दुआएं मांगे हर सिमत रहे खुशहाली मिलजुल के मनाए हम तुम सदाए दशहरा दिवाली आओ ये दुआएं मांगे हर सिमत रहे खुशहाली मिलजुल के मनाए हम तुम सदाई दशहरा दिवाली आओ ये दुआओं के मनाए हम तुम सदाई दशहरा दिवाली लहराए अभी तो ये अगलाई है 1000 रुपया जलील साहब आगे तुम्हारे साथ 1000 रुपया गुजारिश है बैठने की कोशिश करें मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सदर महाराष्ट्र जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब दहेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं आप लोग बराए करम बैठ गए मेरी आप लोगों से मुहब्बत हजरत सुल्तान टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज इन दोनों महानुभावों को मैं यहाँ से सलाम करता हूँ। बहुजनों के नायक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता माई सावित्री माई फातिमा, शेख उस्मान भाई, गफ्फार मुंशी बेग, इन महामानवों को मैं इस मंच से सलाम करता हूँ जिन्होंने पहली बार आरक्षण देकर इस देश के तमाम पिछड़ों को हिस्सेदारी दी, मान सम्मान और भागीदारी के साथ में जिम्मेदारी भी सौंपी। वे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, इन्हें भी यहाँ से मैं सलाम करता हूँ। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि मुस्लिमों को सबसे पहले आरक्षण देने वाले छत्रपति शाहू महाराज थे, जिन्होंने 1902 में मुस्लिमों को आरक्षण दिया। इस देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके संविधान की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, जिनकी संविधान की ताकत की वजह से आरक्षण मांगने के लिए हम यहाँ हैं, और जिनकी संविधान की ताकत से हमारे खासदार, हमारे आमदार, हमारा कुछ प्रतिनिधित्व जो दिखाई दे रहा है वो उस संविधान के तहत है। उस संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी इस मंच से मैं सलाम करता हूं। मेरे साथियों, जब संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी बैठे, उससे पहले मैं एक बात खास तौर पे बताना चाहता हूं, आप सब लोग की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व और प्रमुख मार्गदर्शक और इस सभा के अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब, आमदार सम्माननीय मुफ्ती कासमी साहब, मंच पर विराजमान सम्माननीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, मंच पर विराजमान आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब, मंच पर विराजमान फिरोज लाला जी, मोइन साहब और तमाम प्रदेश के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में, जिनके क़यादत में ये मोर्चा ऑर्गेनाइज किया, वो विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष शाहिद रंगुलवाला जी और तमाम विदर्भ से आए हुए 11 जिलों के जिलाधिकारी, जिला प्रभारी, मराठवाड़ा के जिला प्रभारी,
महिला नहीं लेने देंगे। आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। साथियों, तादाद मायने रखती है, उससे भी बड़ी बात जिस लड़ाई के लिए आप खड़े हो उस लड़ाई की समझ मायने रखती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब संविधान बनाने के लिए बैठे तो उन्हें बहुत तेज विरोध किया गया। इतना विरोध किया गया कि 1919 से लेकर 1949 तक संविधान बनाने के बीच में करीबन 40 मरतबा रुकावटें लाई गई। 40 मरतबा। अभी जो हमारा संविधान है इसके विरोध में दूसरा संविधान बनाकर पेश किया गया। लेकिन बाबा का आदमी एक कलेक्टर बना है, उस दलित का आदमी एसपी बना है, उस दलित का आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, उस दलित का आदमी राजनीति में राष्ट्रपति तक जा सकता है। ये तुम भी पा सकते हो अगर रिजर्वेशन तुम्हें मिल जाए, क्योंकि रिजर्वेशन हिफाजत भरा तरक्की का रास्ता है और पूरा सिस्टम धर्मवादी जातिवादी बुनियाद पर खड़ा है। और जो सिस्टम धर्मवादी जातिवादी बुनियाद पर खड़ा होता है वहां पर तरक्की के लिए आरक्षण के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। क्यों कि जो आपको अपॉइंटमेंट देगा वो भी धर्मवादी जातिवादी, जो इंसाफ के कुर्सी पर बैठेगा वो भी धर्मवादी जातिवादी, जो आपकी फाइल बनाएगा वो भी धर्मवादी जातिवादी। ऐसे सिस्टम में अगर भागीदारी पाना है तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि तुम्हारे धर्म और जाति के लोग वहां जाना चाहिए। यही तो संविधान की समानता है, यही तो संविधान की समानता है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो हम जो लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं वो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। मेरे साथियों, महाराष्ट्र में 5% हम आरक्षण मांग रहे। क्या हालत है मुस्लिम समाज की? हमारे खासदार साहब यहाँ मौजूद है, आप उनके हाउस में किए गए भाषणों को जरा चेक करो तो पता चलेगा क्या सदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद सही डेमोक्रेसी की बुनियाद पर संविधान में जनप्रतिनिधि करके अगर कोई भाषण और बात रखना हो तो इम्तियाज जलील साहब है। लोग कहते हैं कि मैं धर्मवादी पार्टी है और वही संसद खासदार सदुद्दीन बैरिस्टर को सबसे बेहतरीन संसद करके पुरस्कार देती है, सबसे बेहतरीन बहस करने वाला नेता करके पुरस्कृत करती है। क्योंकि ओवैसी साहब ने जितने भी सवाल पूछे मुसलमानों पे 10% है, 90% ये नॉन मुस्लिमों के एजुकेशन पर पूछा, रोजगार पर पूछा, उनके बेरोजगारी पे नाइंसाफी पर पूछा है। और यही काम इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं और हमारे दोनों आमदार कर रहे हैं। साथियों, 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम हैं महाराष्ट्र में। और 5 मिनट में बात रख के खत्म कर रहा हूं कि आरक्षण क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, उसकी बुनियाद क्या है। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद बहुत तेरे ख्यालात बदल सकते थे। और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज के इस प्रोग्राम के सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इम्तियाज जलील साहब, वर्किंग सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, फारूक शाह साहब और तमाम ही मजलिस के मुख्तलिफ इलाकों के जिम्मेदारान, मुझे इस बात का एहसास है कि हम लोग धूप में बैठे हुए, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आज इस वक्त हम लोग 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड लेकर के यहाँ जमा हुए हैं और हमें ये मोर्चा लेकर के LIC स्क्वायर जाना है और हुकूमत के जिम्मेदारान से आंखों में आंख डाल करके बात करनी है और अपने मुतालबात के लिए हमें उनसे गुफ्तगू करनी। आज इस मौके पर प्रोफेसर जावेद पाशा साहब ने जो डेटा आपके सामने रखा है
कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी तादाद क्या है और महाराष्ट्र के अंदर हमारी बेरोजगारी की हालत क्या है। हम बेघर हैं, बेरोजगार हैं, तालीम से महरूम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को जिनको मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी और आलाजात के हिंदुओं के कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उनको रिजर्वेशन दिलवाया और उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को साथ में लेकर के हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों का साया भी देखना, साया पढ़ना भी लोग पसंद नहीं करते थे, उनको रिजर्वेशन दिलवाया। आज उसी जात से ताल्लुक रखने वाली आज मुल्कों की सदर जमहूरिया है, ये सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से है। अगर आप चाहते हो कि आपको और आपके आने वाली नस्लों को बावकार जिंदगी गुजारने का मौका मिले तो आपको रिजर्वेशन की इस तहरीक में पूरी ताकत के साथ लगना होगा। आप अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, बावकार जिंदगी के लिए उन्हें तालीमी रिजर्वेशन और रोजगार और मुलाजमत में रिजर्वेशन दिलवाना जरूरी है। इन्हीं मुद्दों को और इन्हीं के साथ कुछ और मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं आपसे कोई तफसीली बात नहीं करना चाहता, तेज धूप के अंदर आपके सब्र को आजमाना नहीं चाहता। हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें यहाँ मोर्चे की शक्ल में निकलना है और जहाँ जाना है वहाँ जाकर अपने मुतालबात को रखकर मंजूर करवाना है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने मौसम की परवाह न करते हुए अपना कीमती वक्त देकर अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए बाइज्जत और बावकार जिंदगी जीने के लिए आपने एक रास्ते का इंतखाब किया है और इस रास्ते पर चल करके हमें रिजर्वेशन मिलता है तो हमारी आने वाली नस्लें तालीम के मैदान में, मुलाजमत के मैदान में एक वक्त आएगा कि अपने आप को मनवाएंगी। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में जावेद पाशा साहब की किताबें हैं, मुस्लिम समाजाला भारतीय इतिहास और मराठी मुसलमाना से वास्तव, ये किताबों का विमोचन मुफ्ती इस्माइल साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के हाथों हो रहा है। इसके बाद में हमारे सदर मजलिस खासदार औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब, जो कि आप लोगों की हक और वजूद की लड़ाई का मोर्चा, इनके नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार को जगाने के लिए मोर्चे का नेतृत्व का करेंगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। प्रेसिडेंट जनाब गफ्फार कादरी साहब अभी जिन्होंने अपने भाषण के अंदर बहुत सारे नई नई बातें हमें भी पता चली, जावेद पाशा साहब, अब्दुल नाजिम साहब, सैयद मोइन साहब, फेरोज लाला साहब, हमारे विदर्भा की पूरी टीम जिन्होंने आज इस धरने आंदोलन का आयोजन किया, रियाजुद्दीन साहब, शाहिद रंगूनवाला, निसार सिद्दीकी साहब, शकीबुर रहमान साहब, जावेद अख्तर साहब, वक़ारुद्दीन अंसारी साहब, शकील पटेल साहब, तमाम विदर्भा के हमारे जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान हैं। मुझे भी मालूम है, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया है, कि नागपुर की ये तपती हुई धूप के अंदर अगर यहाँ पर हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग अगर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यकीनन जैसा मुफ्ती साहब ने बताया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें भी मालूम है कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर जो आए हैं वो एक मकसद के तहत आए हैं। अगर हम सड़क के ऊपर नहीं उतरेंगे, अगर हम सरकार को अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे, तो ये वो दौर नहीं है कि जहाँ पर आपको ये सरकार आएगी और ये कहेगी कि लीजिए हम आपको ये दे रहे हैं, ये रिजर्वेशन आपको चाहिए, ले लीजिएगा। यहाँ पर जो झोपड़पट्टियाँ बसी है, उन झोपड़पट्टियों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार आपके पास नहीं आने वाली है। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा और वही लड़ाई की शुरुआत हम यहाँ पर आप लोगों के साथ करने के लिए आए हैं। हम 5% अगर रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं है
कि हम अपने मर्जी से कह दिए हैं कि हमको 5% दो, 10% दो, 15% दो। अदालत के अंदर जब ये मामला गया था तो अदालत ने बहुत सारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी थी, चाहे वो सच्चर कमीशन हो, महमूद रहमान कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो। ऐसे बहुत सारे कमीशन और कमेटियों की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अदालत ने ये कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर हम अदालत के कहने के बावजूद भी अगर ये सरकार हमें नजरअंदाज कर रही है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो वो ये जानती है कि ये कौम के अंदर जो लड़ने की कुव्वत होनी चाहिए वो लड़ने की कुव्वत खत्म हो चुकी है। वो जानती है कि हम इनसे अगर इनका अधिकार छीन लेंगे तो ये सड़क के ऊपर आने वाले नहीं हैं। इनकी लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि कुछ महीने पहले हम मुंबई के अंदर इसी रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर चलो मुंबई का नारा लगाए थे। सारी कोशिशें की गई थी कि हम मुंबई तक नहीं पहुंचना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का जोश था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मुंबई में भी गए और मुंबई में जाकर सरकार को यह कहा कि लो हम आ गए हैं। आज नागपुर के अंदर हम आए हैं। यह आंदोलन सिर्फ यहां पर शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम आगे भी यह आंदोलन जारी रखेंगे। अभी हम सबको नागपुर की विधानसभा की ओर चलना है और सरकार को यह याद दिलाना है कि हम अपने हक के लिए आए हैं, वो हक जो हमें संविधान के तहत मिलना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि दुनिया की सारी तालीम हासिल करने के बाद मैंने राजनीति का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि सत्ता के अंदर हिस्सेदारी के जरिए मैं अपने समाज की मदद कर सकता हूं। आज आपको इसी राजनीति का सहारा लेते हुए हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और उस हिस्सेदारी के जरिए हम अपने समाज का, चाहे वो समाज हमारा मुसलमानों का हो, दलितों का हो, आज अगर इतनी सारी बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माएं और बहनें अगर यहां पर इकट्ठा हुई है तो उन्हें खौफ सता रहा है कि मैं इतने सालों से झोपड़पट्टियों में रहती हूं, कब यह सरकार आएगी और मेरी झोपड़पट्टियों को उद्ध्वस्त करके मुझे घर से बेघर कर देगी। मैं अपनी माओं और बहनों से यह कहना चाहता हूं, हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं हमें दीजिएगा। इनसे कैसे लड़ा जाता है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी साहब से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकते हैं, तो आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब हो या देवेंद्र फडणवीस साहब हो, हमारी खामोशी से हमारी शराफत का अंदाजा मत लगाइएगा। अगर हम यहां पर आए हैं, अगर सर झुकाकर चल रहे हैं, अगर सर झुकाकर चल रहे हैं तो वो खौफ तुम्हारा नहीं है, हम खौफ खुदा के वजह करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने का वक्त तुम्हें दिया जाएगा और फिर एक बार मुंबई के ऊपर धावा बोला जाएगा। अगर ताकत के जरिए ही अगर तुम्हें हमारी बात समझ में आती है तो यकीनन हम वो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे मालूम है कि काफी देर से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं। हम लोग अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कानून का पालन करते हुए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे हम लोग लाइन बनाकर वहां पर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहीं अपने मकसद से भटकने मत दीजिए, कहीं अपने जोश को बेकाबू मत होने दीजिए। हम एक मकसद के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह उस मकसद के अंदर हम कामयाब होंगे। इसकी शुरुआत हम यहाँ पर नागपुर से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
हेलो